हेलो जी। हाय, वेलकम, बहुत स्वागत। वेरी वार्म वेलकम गाइस। हाउ आर यू? यप। ओके, हाय श्री, पूर्णिमा, स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आ जाओ जी, बहुत बढ़िया सा स्वागत आप सबका। ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे एंड इट्स ऑल फन। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव, आपका स्वागत है एसएससी लैब पर। आइएगा। ओके। हम लोग देखिए आज ना, कल हमने क्या किया था? कल बहुत प्यारे से हम लोगों ने ना पार्ट 1 हम लोगों ने कल कर लिया था। फिर हम लोगों ने पार्ट 2 करा था। आज अपन पार्ट 3 करेंगे और पार्ट 3 के बाद इंपॉर्टेंट डेट्स करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 के बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स करेंगे, ये आएगा अपना। बोलिए यहां तक ठीक बात है? पार्ट 3 क्या होता है? पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 3 दोस्त आता है फंडामेंटल राइट्स। हाँ जी, यस, एफआर आते हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सेक्शन होता है। हम इसको पूरा खट से बढ़िया तरीके से अपन लोग इसको फिनिश ऑफ करेंगे। ठीक है, देखो जी, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो यहां पर आते हैं। आपको ना एक बात ये करते हैं, बोल रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है? इस सवाल पे हम बाद में आएंगे, पहले हम आपको समझाएंगे इससे रिलेटेड क्या होता है। देखो दोस्त, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो कहां से कहां तक आर्टिकल दिए होते हैं? फंडामेंटल राइट्स में आप देखोगे तो आपको ना 14 से लेकर 32 तक आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा और ब्रॉड होता है। फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स होते हैं, इसका पार्ट कौन सा आता है? पार्ट आ जाता है पार्ट 3, भाग हो गया भाग 3। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा होता है? ये होता है 12 से लेकर के 35 तक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। इनको हमने कहां से लिया है? इनको हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स का ये प्रोविजन हमने इनकॉर्पोरेट किया है अपने संविधान में। अच्छा, होते 12 से 15, लेकिन साहब फिर यहां 14 से क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये 12 में डेफिनेशन दी हुई है द स्टेट की। क्योंकि बार बार आप जब ये आर्टिकल पढ़ोगे ना, आप देखोगे एक वर्ड इसमें बार बार आ रहा है, द स्टेट द स्टेट द स्टेट द स्टेट। तो आखिरकार द स्टेट क्या है? द स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में, और 13 में बताया है कि कोई भी आर्टिकल, 13 में बोला गया है कोई भी लॉ बन जाए, कोई भी आर्टिकल बन जाए, वो फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकता। यह 13 में बताया गया है। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है 12-13 जानना, बट फिर भी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 12 में क्या लिखा हुआ है? द स्टेट। कौन क्या है द स्टेट? द स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, कैसी भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। द स्टेट का मतलब है पुलिस। द स्टेट का मतलब है कोई भी सरकारी ऑफिस, चाहे आप एसबीआई बोल दीजिए, चाहे आप एलआईसी बोल दीजिए, ये सब मतलब कोई भी एनी काइंड ऑफ चीज जो जरा सी भी सरकारी है, वो सब कुछ द स्टेट में आती है। समझ गए? ये आर्टिकल 12 में बात बोली गई है। अब देखो फिर बात आती है कितने सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास में? कितने सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास में? 6 सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। अब ध्यान से देखना बालक लोग, हमको ना ये याद होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, जो समानता का अधिकार है, वो कहां से कहां तक होता है? समानता का अधिकार, समानता के अधिकार की बात करेंगे तो ये 14 से लेकर के 18 तक होगा। समानता का अधिकार आएगा 14 से लेकर 18 तक होगा समानता का अधिकार। फिर राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, ये कहां से कहां तक होगा? ये 19 से लेकर 22 तक होगा राइट टू फ्रीडम, ये आ जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करेंगे, 23 और 24 आ जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 26 27 28, माने 25 से 28 आ जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30 होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 होगा। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास में 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारे पास में होते हैं। ठीक, अच्छा, अब जरा पीछे देखो, जरा यहां पर आओ। अब जरा प्रश्न को एक बार जरा गौर से देखिएगा, प्रश्न को जरा जोर से देखिएगा। आंसर दीजिए। देखो भाई, यस, तो 19 से 22 क्या आ जाएगा हमारे पास में? राइट टू फ्रीडम आ जाएगा, फ्रीडम स्वतंत्रता वाले। तो राइट टू फ्रीडम आ जाएगा यहां पर, राइट टू फ्रीडम ये आ जाएगा यहां पर। 29 30 क्या आ जाएगा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
25 से 28 क्या आ जाएंगे? 25 से 28 क्या होगा? रिलीजियस राइट। तो राइट टू रिलीजन वाला जो है ये आर्टिकल यहां पर आ जाएगा, और 14 से 18 इक्वालिटी वाले राइट्स आ जाएंगे। ये समानता का अधिकार माने इक्वालिटी वाली बात यहां आ जाएगी। अब देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में? रिलीजन की बात हो रही है, तो रिलीजन हमारे पास में ये आ गया, मेरे पास उत्तर आ गया। बोलो सही है, शाबाश यार, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आइएगा, कौन सा इनमें से एक फंडामेंटल राइट नहीं है, जो कि कौन सा इनमें से नहीं मेंशन है संविधान में? आप लोग बताइएगा, वो कौन सी चीज है जो नहीं है? शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। राइट टू वोट अब हमारे पास है। राइट टू वोट जैसा कोई, देखो राइट तो है लेकिन ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये हक तो है बट इट इज नॉट अ संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक नहीं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब होता है एक ऐसा हक जो आपको किसने दिया हो? आपके फंडामेंटल राइट्स में लिखा हो, वो फंडामेंटल राइट्स हुए। संवैधानिक अधिकार का मतलब जो आपके संविधान में लिखा हो। तो संविधान में तो है ये, आर्टिकल नंबर 326 आता है, जो कि किसका होता है? वोटिंग एज के बारे में बात करता है कि जो भी लोग एडल्ट होंगे भारत के वो सब लोग वोट करेंगे। ये आर्टिकल नंबर 326 कहता है। तो आर्टिकल 326 जो है ये तो क्या आ गया? ये हो गया हमारा वोटिंग का अधिकार। अच्छा आप सुनो, देखो फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक होते हैं? फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक होते हैं। तो अगर वो 12 से 35 होते हैं तो ऐसा आर्टिकल जो बात कर रहा है किस चीज की? ऐसा आर्टिकल जो बात कर रहा है एक 326 आर्टिकल की, ये 12 से 35 के बीच में तो है नहीं, इसका मतलब पक्का ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऐसे राइट को क्या बोलते हैं? जो संविधान में तो लिखा हुआ है लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसे को बोलते हैं संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट्स तीन प्रकार के होते हैं, सुनना। फंडामेंटल राइट आपको पता चल गया, जो 12 से 35 के बीच में लिखा हो। कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो पूरे संविधान में और कहीं लिखा हो। तीसरा हक आता है लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब होता है जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है लेकिन बाय द प्रोपोजिशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भारत के एक मान लीजिए आप कोई लॉ पास हुआ। अब अगर कोई लॉ पास हुआ है उसके अगेंस्ट आपको कोई राइट मिलता है तो उसको लीगल राइट बोलते हैं। लीगल राइट ऐसे राइट होते हैं जो संविधान में नहीं लिखे होते हैं लेकिन आपके पास में होते हैं, उनको लीगल राइट बोला जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडियन पेरेंट्स के अगर आपका जन्म ऐसे होता है कि आपके माता पिता दोनों इंडियन हैं तो आप अपने आप इंडियन हो जाते हैं। यह आपका एक लीगल अधिकार है जो आपको सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के थ्रू मिला हुआ है। संविधान में नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ, बट एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक हमने देख लिया क्या है कहानी, आ जाइएगा, ठीक है। नाउ सी इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट जो है ये मेंशन नहीं है संविधान में? ये आ गया, ये स्टेनो में आया हुआ था, 2021 का सवाल है ये स्टेनो का। आइएगा यहां पर देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? ये स्टेनो 2021 में ये भी आया हुआ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं ये किस में? क्या यार इंग्लिश लैंग्वेज वाली पीडीएफ फिर से नहीं क्या आप लेकिन आपको क्लास के बीच में क्यों ओपन करनी है? अभी तो आपको पढ़ना होता है ना, आप क्लास के बीच में क्यों ओपन कर रहे हो इंग्लिश वाली पीडीएफ? शाबाश यार, वेरी गुड बॉयज, बहुत बढ़िया। ये इक्वालिटी का हो गया, ये रिलीजन का हो गया, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये मेरे पास आंसर हो गया, ठीक है। आइए, आर्टिकल 19 जो संविधान का है कितने प्रकार का फ्रीडम प्रोवाइड करता है? गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रीडम में कितने शब्द हैं? देखो FREEDOM, फ्रीडम में कितने शब्द हैं? ये फ्रीडम में कुल मिलाकर के 7 लेटर्स होते हैं। तो इनिशियली 7 राइट्स हुआ करते थे इसमें, लेकिन बाद में क्या हुआ? एक को हटा दिया गया, 19F को हटा दिया गया, 19(1)F को हटा दिया गया जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। तो बचा क्या? अब 6 राइट्स बचे हैं। तो कितने हक आज के टाइम पर कितने हैं? 6 हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि समझिएगा, अब बहुत जरूरी बात बता दूं कि आपको ना ये वाला जो 19(1) के जितने भी आर्टिकल है 6 के 6 आपको एकदम उनके सब क्लॉज के साथ में याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली। जैसे यहां पर देखो, जैसे ये देखना जरा, गिनो कितने राइट्स हैं यहां पर, गिनो 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 राइट्स हैं। अब देखो
तो 6 हैं, तो इसमें सबसे पहला क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा हुआ, आपको याद होना चाहिए, ए का मतलब ये होता है, बी का मतलब ये होता है, बी क्या हुआ, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सी का मतलब होता है टू फॉर्म एसोसिएशन और कोऑपरेटिव, ये बाद में ऐड किया गया था संशोधन के थ्रू ये वाला वर्ड। डी का मतलब होता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई का मतलब होता है कहीं भी हम रिसाइड करेंगे, कहीं भी हम रह सकते हैं। और जी का मतलब, देखो एफ गायब है इसमें, है, जी का मतलब होता है जो मन करेगा वो हम काम कर सकते हैं। अब आइए आपको याद करवाते हैं, इसके याद करवाएं, ऐसे तो याद नहीं हुआ होगा, ठीक, देखिएगा। फेज में पूछा था ना सब क्लॉज, यस धीरज, इसमें भी आगे वाले एग्जाम ये पूछ लेता है, जब भी सवाल डिफिकल्ट करना होगा पूछ लेगा। सुनो देखो, याद कराते हैं, सुनो। पहले हम बोलेंगे स्पीच, जैसे मान लो मैं बोलूंगा, आओ यार सब लोग लखनऊ आओ मिलते हैं, तो पहले मैं बोलूंगा, और यार कैसे हो, क्या चल रहा है, पहले हम बोलेंगे, फिर हम बुलाएंगे, आओ यार लखनऊ में सब लोग मिलते हैं। तो पहले हम बोलेंगे, फिर हम बुलाएंगे। बुलाने के बाद जब आप सब लोग आएंगे तो आप में से कोई कहेगा, अरे हम भी इसी आप वाले कॉलेज से पढ़े हुए हैं। हम कहेंगे अच्छा आप भी आईटी से हो, तो बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ हम भी वहीं से हैं। तो अब क्या होगा, ऐसे डीयू वाले बोलेंगे, अरे यार तुम भी डीयू से हो, तुम भी डीयू से हो। तो जब सब लोग आ जाएंगे, आने के बाद ग्रुप बनाएंगे, है ना, तो देखो, तो वो एसोसिएशन या फिर ग्रुप बनाएंगे। जब ग्रुप बन गए तो सबने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया अपने, फिर बोलेंगे, फिर ग्रुप में प्लान होगा, यार चलो चलते हैं, ऐसा करते हैं, गोवा घूम के आते हैं। माने फिर हम घूमने जाएंगे। जब ग्रुप बनाने के बाद फिर प्लान बनाते हैं ना घूमने का, तो देखो फिर हम मूव करने का, हम भारत में घूमने का प्लान बनाएंगे। जब हम कहीं घूमने जाएंगे तो हमें लगेगा वाह यार कितना अच्छा शहर है, चलो मन करता है यहीं बस जाते हैं, तो फिर हम बसने की तैयारी करेंगे। हम एक बार बसने की तैयारी कर लेंगे। अब जब बसेंगे, वहां घर तो हमारा है नहीं, हम तो घूमने गए थे लेकिन हम बस वहीं गए, तो इसके लिए क्या होगा, हमें किराया देना पड़ेगा मकान मालिक को। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए नौकरी करनी पड़ेगी। तो हम पूरे भारत में जहां पे भी हम बसे होंगे, हम पूरे भारत में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। तो ये आ गया, देखो सारे याद हो गए। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, शाबाश गाइस, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहले हम व्हाट वी विल बी डूइंग, पहले हम बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर हम बुलाएंगे, एसोसिएट करेंगे, पहले फिर हम बोलेंगे, फिर हम बुलाएंगे, फिर बुलाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम बोलेंगे, फिर हम बुलाएंगे, फिर तीसरे बार में हम क्या करेंगे, फिर हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद 4 वाला क्या होता है, फिर हम घूमने जाएंगे, फिर हम वहीं रहेंगे। ई वाला हो गया, वहीं रहेंगे, और रहने के बाद क्या होगा, उसका लाइवलीहुड के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। सारा याद हो गया, शाबाश यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 6 के 6 सारे के सारे याद हो गए, बहुत प्यारी बात है। फिर देखो, जैसे ही इमरजेंसी इंपोज होती है ना, ये खुद ब खुद ये सारे राइट सस्पेंड हो जाते हैं, आर्टिकल 19 पूरा सस्पेंड हो जाता है। और जैसे ही इमरजेंसी हटती है, जिस दिन इमरजेंसी वापस होती है, ये अपने आप लग भी जाते हैं, ये सारे के सारे राइट्स आप वापस मिल जाते हैं। तो इमरजेंसी के दौरान ये सस्पेंड रहते हैं। इनमें से देखिएगा कौन सी बात सही है। अब देखिएगा, सही के लिए पहले मैं आपको ना आर्टिकल्स एक बार रिकॉल भी करा दूं। देखो, तो देखना अब यहां क्या करेंगे, देखिएगा, तो आर्टिकल 12-13 की बात हमने करी। 12 में क्या लिखा हुआ है, द स्टेट को डिफाइन किया गया है कि आखिरकार द स्टेट क्या है। फिर 13 में क्या बोला गया है, 13 में बोला गया है कोई भी लॉ ऐसा नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट्स को क्रॉस कर दी जाए। माने फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीमेसी की बात करी गई है, बोला है फंडामेंटल राइट जो है ना, ये सुप्रीम है ये। फिर जो है 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी, ठीक, कहां से कहां तक होगा, ये होता है 14 से लेके 18 तक होता है। और ये भी सुनो कैसे होता है, जब इक्वालिटी होगी तो कोई डाउट नहीं रहेगा, माने DOUBT। इसका मतलब क्या हो गया भाई, देखो इसका मतलब क्या हुआ, D का मतलब हुआ 15, और ये क्या हुआ, D से डिस्क्रिमिनेशन, D से हो गया डिस्क्रिमिनेशन, माने राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भी, संविधान कहता है कि कोई भी 5 आधार के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 6ठे आधार पे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 5 पे नहीं करोगे। कौन सा, प्लेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, माने कि लिंग जो हो गया स्त्री या पुरुष, या प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें हो गए इंसान के धर्म के नाम पर, उसके कलर के नाम पर, उसकी नस्ल के नाम पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, और उसके स्त्री या पुरुष होने के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप 6ठा कोई आधार ले आइए, उस पर कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की बात किसमें लिखी गई है, आर्टिकल 15 में। फिर देखिए 16 क्या आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी की बात आ जाएगी कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो वो सबको मिलेगा, मतलब कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो वो सबको मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी की बात। फिर यू क्या आ जाएगा, अनटचेबिलिटी की बात, अनटचेबिलिटी,
अनटचेबिलिटी आ गई। और बी का मतलब कुछ नहीं होता है, टी का मतलब होता है टाइटल्स। अब देखना जरा यहां पर, अब क्या आएगा, तो आर्टिकल देखना 16, 17 और 18। तो 18 कहता है कि किसी भी स्टेट जो है किसी को टाइटल नहीं कन्फर करेगा। फॉर एग्जांपल स्टेट ने बोला आपको ना हम राजा का टाइटल दे देते हैं, आपको हम जमींदार का टाइटल दे देते हैं। स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं दे सकता, और ना ही भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति फॉरेन से टाइटल को एक्सेप्ट कर सकता है। आप फॉरेन से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते टाइटल को। तो ये चीज आ गई। छुआछूत नहीं कर सकते, अरे तुम अछूत हो, तुमको हम नहीं छुएंगे, आर्टिकल 17 इसको प्रोहिबिट कर देता है। 16 कहता है इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर कोई भी जॉब आएगी तो उसमें इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब आपको उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उन्हीं 5 आधार के ऊपर जो मैंने बोले। 15 क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन, 14 इक्वालिटी हो गया कहानी। अब जरा इसको यहां पर आइएगा, जरा देखिएगा। हाँ सर, रेस क्या है? रेस का मतलब होता है श्वेता नस्ल। जैसे अगर आप देखेंगे हरियाणा के जो लोग होते हैं वो बहुत लंबे चौड़े से होते हैं, लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी इलाके के लोग देखेंगे तो वो छोटी हाइट के होते हैं, राइट? तो वो नस्ल है, मतलब आपका जो बिल्ट है, जो जेनेटिक बिल्ट है वो कैसा है। अब आप कहें नहीं, तुम आपने देखा होगा अक्सर लोग ना कई सारे ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं, वो चाइनीज जो थोड़े से पहाड़ी लोग होते हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर शब्द यूज कर लेते हैं, तो वो गलत है, वो आप नहीं कर सकते, वो आप उस आधार के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखते हैं आर्टिकल 17 टाइटल, ना जी ये तो 18 का है। 15 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तो 23 होता है यार, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो आर्टिकल 17 होता है, ये भी गलत है ना। फिर बात कर रहा है आर्टिकल 19 क्या है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बिल्कुल सही है, तो हमने अभी पढ़ाई था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। शाबाश यार, वेरी गुड। चलिए आर्टिकल 20 जो है, अब यहां पर आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे सिखानी है। आर्टिकल 20, 21, 22 को समझो क्या है। देखो हमने 19 देख लिया, अब 20, 21, 22 समझते हैं। सुनिएगा क्या है, देखिए आर्टिकल 20, 21 और यहां पर आ गया 22। अब आपको तीनों आर्टिकल समझाते हैं। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 20 क्विकली हम लोग पढ़ेंगे इसको बढ़िया बढ़िया से। आर्टिकल 20 क्या हो गया, अगर आप कभी गिरफ्तार होने वाले हो, अगर आप कभी गिरफ्तार होने वाले हो तो आपको गिरफ्तारी से बचाएगा आर्टिकल 20। सुनना, ये गिरफ्तारी होने के पहले बचाता है। जैसे यहां पर क्या है कि इस आर्टिकल के तहत क्या है कि किसी भी इंसान को, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं तो आप बेहतर याद या बेहतर समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए एक आपने सब लोगों ने MLM सुना है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, सब लोग जानते हैं ना क्या होती है। जो लेवल निकलते हैं सब, डायमंड, गोल्ड लेवल, सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल, डायमंड लेवल, सुना है ना। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, जानते हैं ना। ठीक है, अब देखो सारा धीमे धीमे याद हो जाएगा, डोंट वरी। आर्टिकल को ऐसा रटना नहीं है, एक बार देखते रहोगे याद हो जाएगा। नहीं पता मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, कोई बात नहीं। अच्छा मैं दूसरी चीज बताता हूं। अब एक लॉ ऐसा निकलता है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर डीजल व्हीकल को 15 साल से ज्यादा अगर इस्तेमाल करता है तो उसको 1 साल या 6 महीने की जेल हो जाएगी। लॉ क्या निकला कि 15 ईयर्स से अगर कोई ज्यादा डीजल व्हीकल अगर मान लो ये यूज करता है तो उसको 6 महीने की जेल हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए कि भाई मेरे पिताजी हैं, उनकी तो गाड़ी मान लीजिए 20 साल पुरानी है, तो क्या ये लॉ आते ही सारे ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाएगा जिनकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा है, और उनको क्या तुरंत जेल करा दी जाएगी? नहीं। जब उन्होंने, उस समय वो लॉ तो था नहीं, हां इस लॉ के आने के बाद जितने भी लोगों के 15 साल हो जाएंगे फिर भी वो गाड़ी यूज करते रहेंगे, उन सबको फिर जेल होगी। माने अगर देखो इवेंट यहां पर हुआ, मान लो कोई एक्ट है, या कोई मैं कह दूं कि कोई भी कार्य यहां पर हुआ, अभी तक यह कार्य जुर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के इसी कार्य को बोल दिया गया आज से यह कार्य जुर्म है, तो क्या जिन लोगों ने पहले से वो कार्य किया होगा, क्या उन सबको जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं। कोई भी लॉ बनेगा तो वो उस डेट से लागू होगा, वो आगे के लिए लागू नहीं हो सकता। माने लॉज कैन नेवर बी रेट्रोस्पेक्टिव, लॉज पिछली डेट से नहीं लागू कराए जा सकते। समझ गए? ये मतलब होता है आर्टिकल 20 का। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड पे चलते हैं, डेली बहुत सारे जानवरों का एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर, बहुत सारे जानवर। आप कभी चलेंगे, आपने सबने देखा होगा कोई ना कोई जानवर जो है वो रोड पे, सभी ने कभी ना कभी देखा होगा कोई ना कोई जानवर मरा हुआ है। अब एक लॉ आ जाए, मान लीजिए कि अगर किसी ने जानवर का एक्सीडेंट किया है तो 3 महीने की उसको जेल हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों से जानवर के एक्सीडेंट हुए होंगे, तो क्या सबको उठा के जेल में डाल देंगे? नहीं। अब उस दिन के बाद से, जब से लॉ आ गया है, उस दिन के बाद से अगर किसी से एक्सीडेंट होगा तो जेल में डाल सकते हैं। समझ गए? ये आर्टिकल 20 है, यानी ये आपको अननेसेसरी, हाँ ये आपका अननेसेसरी जो है, ये आपको
अगर कोई आपने पुराने समय से आपको पनिश नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही चीज होती है जो आपके पुराने समय से लगाई जा सकती है, और वो है टैक्सेशन। जो टैक्स होते हैं वो सरकार रेट्रोस्पेक्टिव भी लगा सकती है। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आज अगर सरकार ने बोल दिया है कि आपको 2011 से आपके ऊपर टैक्सेशन लगाएंगे तो वो लगा सकते हैं। टैक्सेस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, और कोई चीज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती, सिर्फ टैक्सेस हो सकते हैं। अच्छा, और सुनो फिर क्या है, अब देखो डबल जेपेडी मतलब एक ही चीज की दो दो सजा आपको नहीं दी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए क्या किया, मान लीजिए एक व्यक्ति ने मर्डर किया है, तो अब उसको फांसी की सजा हो रही है। अब उसी के बाद बोला जाए फांसी, उसको मान लो 5 साल की जेल हुई, 5 साल की जेल हुई और साथ में उसी चीज के लिए फांसी की सजा भी हो गई। नहीं कर सकते आप एक ही चीज के लिए दो दो बार, मान लीजिए 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को भी उसने मारा हो, सजा आप एक ही देंगे। इंडिया में डबल जेपेडी नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, एक बार लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, चारा घोटाला उन्होंने किया। चारा घोटाला हुआ तो उनको 10 साल की जेल करवाई गई। 10 साल की जब जेल करवाई गई तो एक रूल है, कहता है कि 2 साल से ऊपर अगर कोई भी सांसद जेल में रहा है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो लालू यादव की ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट से मेंबरशिप समाप्त हो गई। तो उनका वकील चला गया कोर्ट में, बोला हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। बोले कैसे हो रहा है? बोले आर्टिकल 20 वायलेट हो रहा है। बोले कैसे? लेकिन बोले हमको चारा घोटाले की 2 सजा मिल रही है, पहली 10 साल की जेल, दूसरा हमारी सदस्यता खत्म करी जा रही है, ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कोर्ट ने बोला ना, हम आपको एक ही सजा दे रहे हैं कि आपकी 10 साल की जेल हो रही है आपको। ये तो रूल है कि अगर आपको जेल होएगी तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। वो तो आप अपनी एलिजिबिलिटी नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, वहां पे वो आपको सजा नहीं मिल रही है, वो तो आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं प्रूव हो पा रही है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं है वहां की सदस्यता के लिए। आपकी एमपी पद इसलिए आपका जा रहा है, हम आपको सजा थोड़ी ना दे रहे हैं वो। ये तो इसको डबल जेपेडी बोलते हैं, मतलब एक ही जुर्म की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और अगर वो एक्ट, आपका जो कृत्य है, उस डेट में अगर वो जुर्म की कैटेगरी में नहीं आता है तो उसको जुर्म नहीं माना जाएगा। अगर लॉ बाद में बना है तो वो जुर्म बाद में उसके बाद अगर कोई लॉ वो काम करेगा तो उसको जुर्म मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम आपको इतना डिटेल में बता रहे थे। ठीक है, आओ अब देखना, अब 21 क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। अब आर्टिकल 21 क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यार ये 20, 21, 22 ना बहुत एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, इनको थोड़ा डिटेल में समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब यहां पर क्या होगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रवीण, ठीक बहुत अच्छी बात है, नाइस। अब देखो तो आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो इसका मतलब ये होता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको कोई उठा के ऐसे गोली नहीं मार सकता, और आप आजाद रहने का भी अधिकार है, मतलब जीवन जीने का भी अधिकार है, आजाद रहने का भी अधिकार है। अब इसमें सुनो क्या हुआ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहीं पर आपको बताता हूं। बात थी 1977 की, मेनका गांधी जी का पासपोर्ट ले लिया गया। मेनका गांधी कौन है, देखिए कहानी कुछ ऐसी आती है कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी, ये दोनों लोग कौन हैं, एक मिनट रुकिएगा, हाँ बढ़िया, ठीक है। देखिएगा तो कहानी कुछ ऐसी आई कि मेनका गांधी और सोनिया गांधी जो है ये देवरानी जेठानी थी। आपने संजय गांधी का नाम सुना है? तो संजय गांधी और राजीव गांधी ये कौन थे, ये 2 बेटे हुए, किसके, ये इंदिरा गांधी जी के 2 बेटे, संजय गांधी, राजीव गांधी। अब संजय गांधी और राजीव गांधी, संजय गांधी की शादी किससे हुई, संजय गांधी और राजीव गांधी ये 2 लोग हुए। इनकी वाइफ कौन हुई, मेनका गांधी और सोनिया गांधी। अब हुआ क्या, देवरानी जेठानी थी ये, लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के बाद से क्या हुआ ना, उनकी खटपट बहुत होने लगी इंदिरा गांधी जी से। तो इंदिरा गांधी और उनकी मतलब सास और बहू में बनी नहीं, तो उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। मेनका गांधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उस समय जनता दल कहते थे उस पार्टी को, और बहुत मुखर होकर के काफी ज्यादा वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो गई वो। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उनका पासपोर्ट निकलवा लिया, पासपोर्ट उन्होंने रखवा दिया, बोले एक्सप्लेनेशन ही नहीं देंगे हम तुमको, तुम्हारा पासपोर्ट जब्त करा ले रहे हैं। वो इंडिया से बाहर जाने की फिराक में थी, उनको डर लग रहा था कि क्योंकि उनकी सास इतनी पावरफुल पोजीशन में थी, उनको लग रहा था कि उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। उन्होंने देश छोड़ के बाहर जाना अच्छा समझा। वो देश छोड़ के बाहर जाने वाली थी, ये बात सोनिया गांधी को पता चल गई, सोनिया गांधी कह रहा हूं, इंदिरा गांधी को पता चल गई, और उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त करवा लिया। मेनका गांधी इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई। कैसे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है? तो सोचिए हमारे केसेस कितने बढ़िया बढ़िया हैं। सासू मां ने हमारा पासपोर्ट जब्त कर लिया है, इस चीज के लिए वो चली गई सुप्रीम कोर्ट की। और सासू मां ऐसे थोड़ी ना कि लाओ तुम, वो मतलब कोकिला बेन की तरीके से नहीं कि गई और तुम्हारा पास ये पासपोर्ट मेरा है छोड़ो इसे, ऐसा नहीं, लॉ एजेंसीज के थ्रू पुलिस से जब्त करवा लिया पासपोर्ट। तो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने बोला मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। जज साहब कह रहे हैं हुआ क्या? बोले पासपोर्ट चला गया। बोले मैडम
बताइए बताइए, ये तो हम भी पहली बार सुन रहे हैं, पासपोर्ट जाने से आर्टिकल 21 कैसे वायलेट हो सकता है? बोले देखिए सर, सिंपल है, हमारा संविधान कहता है पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में। हाँ, पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? घूमने फिरने की आजादी। अब घूमने फिरने में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि भारत में घूम सकते हो, मैं भारत के बाहर भी घूमने फिरने जा रही थी, लेकिन अब मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, और मुझे रीजन भी नहीं बताया गया, मुझे कोई प्रोसेस नहीं बताया गया कि मैंने क्या गलती करी है जिस कारण से यह पासपोर्ट लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना और बोला कि हां, आप पासपोर्ट ले सकते हो, सरकार की पावर है, बट ओनली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, कि आपके पास पहले से रूल्स होने चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने ये चीजें करी हैं तो हम उसका पासपोर्ट जो है हम उसका जब्त कर सकते हैं, और इनका पासपोर्ट इनको वापस लौटा लिए, तो उनको पासपोर्ट वापस करना पड़ा। तो ये जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है ना, ये इस चीज को हाईलाइट करता है, आर्टिकल 21 को हाईलाइट करता है। आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, किसपे? राइट टू पर्सनल लिबर्टी से। खाली एक वर्ड के ऊपर पूरा लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। बोलिए, बात समझ गए? ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अब क्या करेंगे यहां पर? नहीं, लैग नहीं है पीहू, एकदम मस्त चल रहा है, कोई जरा सा भी लैग नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं हम लोग। किस चीज में जब्त हो सकता है निधि? इसके लिए तो जब आप अभी खूब बढ़िया से पढ़ लिख के बढ़िया आप ऑफिसर बनोगे ना, तो आपको पता चलेगा। वहां पर आपकी जब इनकम टैक्स की ट्रेनिंग होगी, या ईडी की ट्रेनिंग होगी, या एक्साइज की ट्रेनिंग होगी, तो आपके में यहाँ ये मॉड्यूल होता है कि इंटरोगेशन का मॉड्यूल जब होता है ना, तो आपको ये सब कुछ बताया जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा बीएनएस पढ़ाया जाएगा आपको, उसमें बताते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब क्या करेंगे यहां पर नेक्स्ट कहानी पर। राइट टू स्लीप सीमा, ये भी इसी के अंदर आता है कि राइट टू स्लीप भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है। अब देखो, के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपको सिखाना है। सुनो, ये क्या है? के नजीब क्या थे? के नजीब एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट थे, केरला का व्यक्ति थे ये, और ये इनको सस्पेक्ट था एजेंसीज को कि इनके टेरर लिंक्स हैं काफी स्ट्रॉन्ग, और इनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। यूएपीए क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। मतलब कि अगर इस व्यक्ति को छोड़ा तो ये पक्का कोई ना कोई कहीं ना कहीं धमाका कर देगा ये। तो केरला के ये व्यक्ति हुए के नजीब। के नजीब को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, यूएपीए में राइट टू बेल जो है ये नहीं मिलता है, मतलब आपको बेल ही नहीं हो सकती है। और उसमें अभी जैसे नॉर्मल अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाए ना, तो एक रूल होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। यूएपीए में वो भी लॉ नहीं है, मतलब आपको जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे के अंदर पेश करिए ही करिए, आप बाद में भी कर सकते हैं। के नजीब को तकरीबन 5 साल तक जेल में रखा गया, और के नजीब को पेश ही नहीं किया गया, क्योंकि के नजीब की गिरफ्तारी यूएपीए के अंतर्गत हुई थी। ना तो के नजीब को बेल मिल सकती है, और ना ही के नजीब को पेश किया गया कोर्ट के सामने। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेल जो है वो मिलने नहीं दी, क्योंकि कोर्ट ही में नहीं पेश किया। तो फिर के नजीब के लॉयर ने ये बोला, आर्टिकल 21 का वायलेशन है ये। कैसे? राइट टू पर्सनल लिबर्टी, भले वो टेररिस्ट भी क्यों ना हो, लेकिन वो टेररिस्ट है ये प्रूव नहीं हुआ। पहली चीज, इंटेलिजेंस एजेंसी जैसा कह रही है कि वो टेररिस्ट है, लेकिन उसने 5 साल ऑलरेडी बिना ट्रायल के सजा काट चुका है। ये राइट टू स्पीडी ट्रायल हर इंसान की एक मूलभूत अधिकार है, और के नजीब को मूलभूत अधिकार नहीं मिला है। इसलिए अब के नजीब को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ उनका इंतजार का राइट टू पर्सनल लिबर्टी उनका वायलेट हो रहा है, क्योंकि इतना लंबा समय उन्होंने जेल में काट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया कि हां, यह बात सच है, 5 साल ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं, इतना सेंटेंस लंबा नहीं होना चाहिए था। सेंटेंस तो हमने दिया ही नहीं, इतना इंतजार ही लंबा नहीं होना चाहिए था। इंटेलिजेंस एजेंसीज को बोला कि अगर आप आज तक एक स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना पाए तो आप आगे भी नहीं बना पाएंगे, तुरंत रिहा करिए के नजीब को। तो यहां पर भी के नजीब के लॉयर ने आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी का हवाला दिया था। बोलिए, बात समझ आ गई है बढ़िया से? ठीक है, अच्छे से, शाबाश। चलिए ये बात तो है देवांश, मैंने अभी आपका राइट टू स्लीप लिया है खाली, अभी देखिएगा धीमे धीमे राइट टू स्लीप, राइट टू मूव सब ले लूंगा मैं, सब ले लूंगा। चलिए बढ़िया। और उसके बाद आपको आर्टिकल 21 गिफ्ट करूंगा, राइट टू लाइफ, बढ़िया जीवन गिफ्ट करूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक सर, फिर आपका प्रोटेस्ट में इंटरनेट क्यों बंद कर देते हैं? देखिए, क्योंकि ये आर्टिकल 144 के तहत बंद किया जा सकता है। आओ चलिए नेक्स्ट कहानी पर रहेंगे क्या? हाँ, एक मिनट रुकिएगा। पूछा है आपने, जो आप पढ़ाते हैं ये मिलेगा कहाँ? मतलब हाँ, ओके, आज आप देखिएगा आपके में उसमें कंटेंट वाले सेक्शन में जाइएगा फिर दोस्त। ठीक है, कंटेंट वाले में सर पीएम वर्सेस सीजीआई हु हैज मोर पावर। बालक, इन सारी जो आपकी ये जिज्ञासा है ना, अति जिज्ञासु जो आप हो रहे हैं, जो आप सारे इधर उधर के प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत मजा आती है ना इन सवालों में, लेकिन ये सब
जब एग्जाम को 6 महीने बचे होंगे ना तब चर्चा करिएगा, अभी बिल्कुल नहीं। अभी बिल्कुल कोर फोकस जो एग्जाम में चीजें आएंगी उसके ऊपर हम रहेंगे। हमारा मेन उद्देश्य आपको एग्जाम क्लियर कराना है, ठीक। अच्छा ये बताओ, वैसे जनरली स्पीकिंग आप लोग जैसे अभी जैसे अब पेपर देने जाओगे तो आप लोग वैसे जनवरी फरवरी मार्च में क्या कर रहे थे? जनरली सच्ची सच्ची बताना, जैन फेब मार्च में क्या कर रहे थे? और या फिर मैं कहूं मार्च अप्रैल में भी, फेब मार्च अप्रैल में तैयारी जब आप लोगों ने शुरू करनी चाहिए थी तो वैसे कुछ लोगों ने शुरू भी कर दी होगी, कुछ लोगों ने नहीं करी होगी, तो जिन्होंने नहीं करी होगी वो क्या कर रहे थे उस समय? मेरे को ये बताना एक बार। सौरा, जब तक आप ऐसा कहोगे ना कि आर्टिकल्स डिफिकल्ट होते हैं, आपको डिफिकल्ट, आपने माइंड में डिफिकल्ट बना लिया, उसको आसान बनाएंगे ना, जब बोलोगे अरे यार तो बहुत ही तभी याद होगा। पढ़ रहे थे, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, भटक रहे थे, ओहो हो, पीजी चल रहा था। कौन पढ़ता है यार पीजी में? अच्छा विशाल, आप 12वीं में थे, पढ़ाई कर रहे थे लेकिन सीरियसली नहीं, मस्ती कर रहे थे, बहुत बढ़िया। 1.5 महीने जब से लैब से जुड़े हैं तब से पढ़ाई आपने शुरू करी है, ओहो हो, दूसरे चैनल से पढ़ रहे थे, अच्छा जी, यूट्यूब से पढ़ रहे थे, ऑफलाइन कोचिंग में थे, ओहो हो, एमएससी चल रही थी, ठीक है समझ गए, चलो ओके जी। अच्छा आप लोगों को क्या डिफरेंस आप लोगों को लगा कि यार अगर, अच्छा अभी तो आप लोगों को जिनको ज्यादा टाइम हो गया होगा ना, जो अभी नए एनरोल हुए होंगे उनको तो अभी समझ में आएगा कुछ टाइम बाद, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि यार यस यूट्यूब इज गुड, लेकिन एक जो ऑर्डर्ड तैयारी में हमेशा से बोलता हूं ना, पता है कैसे तैयारी करनी चाहिए? एक बार ना एक पर्टिकुलर, आई नो पीपल हु हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर 3 to 4 years, और मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं, मेरे ही डिस्टेंट कजिन्स यंग है, वो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, एक दोस्त और बहुत शार्प, गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेजुएशन में, 12th में 94%, 10th में 97%। अब आप समझ गए दिमाग की तो कमी नहीं होगी, लेकिन क्या है साहब, क्या था कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, आप जानते हैं। तो हमने ना, अच्छा फ्री कोर्सेज उनको भी नहीं ऑफर्ड थे, ये था कि आप 40-50% ऑफ पे ले लो, बिकॉज फ्री की वैल्यू नहीं होती, ये एक फिक्स चीज है। तो लेकिन उन्होंने क्या हुआ साहब, खोल के नहीं देखे कोर्सेज, क्या था उनको लगता है ये तो आता ही है यार, ये तो हो जाएगा, 3 साल हो चुके हैं, 4 साल होगा लेकिन नहीं हो रहा है सिलेक्शन, क्यों? थोड़ा सा यूट्यूब से कुछ उठा लिया, थोड़ा सा यूट्यूब से कहीं से कुछ उठा लिया, फिर कहीं से कुछ पढ़ने चले गए। पढ़ाई का एक तरीका होता है, एक बार ना कंप्लीट कहीं से भी एक बार ना अच्छी जगह से एक बैच लेकर के पूरा फिनिश ऑफ करिए, पूरी तरीके से एक कंसेप्चुअल बैच पूरा डिटेल फिनिश ऑफ करिए, फिर उसके बाद रिगरस लेवल पे प्रैक्टिस बैच करिए या फिर टेस्ट सीरीज लगाते चले जाइए। जिस भी इंसान ने ये मेथड फॉलो किया ना, उसका एग्जाम 6 से 8 महीने के अंदर 100% निकल जाएगा। जिसने इसमें थोड़ी भी गड़बड़ करी कि एक थोड़ा सा इधर से उठा लिया, थोड़ा सा उधर उठा लिया, पहले यूट्यूब पे 6-7 महीने बिता लिए, फिर हम कहीं गए, यूट्यूब इज वेरी गुड, लेकिन ओनली वंस आपने ना अपनी एक बार तैयारी पूरी कर ली है अच्छे से, एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से आपने पूरी तैयारी कर ली है, फिर जनरल प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज यूट्यूब एंड रिगरस टेस्ट सीरीज। ये मॉडल होना चाहिए। आप में से जो लोग भी अगले साल की तैयारी कर रहे हैं ना, इसी को फॉलो करिएगा एग्जैक्टली। एक बार कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बार पूरा कोर्स फिनिश ऑफ किया, फिर हर दूसरे दिन एक टेस्ट लगाते रहे, तब आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया है एक बार। चलिए, दैट्स ग्रेट आयुषी, थैंक यू। ये गड़बड़ हुई ना सर, ये गड़बड़ बाद में पता चलती है, पता है ये गड़बड़ जो है, बढ़िया दीपायन, दैट्स वंडरफुल, ये गड़बड़ बाद में पता चलती है, बट लकी यू गाइस यार, अरे वाह 80 से 145 स्कोर हो गया आपका, बहुत बढ़िया, नाइस यार, नाइस। चलो बस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, थैंक यू आयुष। देखो वापस आ जाते हैं, ये गड़बड़ होती है, आप लोग फिर भी लकी हो यार। देखो आपने तो फिर भी कम टाइम हुआ, सोचो मैं अपनी कजिन को नहीं समझा पाया ये चीज, तो रिसेंटली आई थी ना, तो राखी बांधी थी उसने, तो मैं उसको नहीं समझा पाया, मैं सब सुन रहा था, मुझे पता तब समझाने का कोई फायदा नहीं है। इट हैज बीन 4 years since she has been giving the paper and she is a टॉप नॉच पर्सन, गोल्ड मेडलिस्ट एंड एवरीथिंग, लेकिन 4 साल से पेपर चल रहे हैं साहब, पेपर नहीं निकला अभी तक एसएससी का। क्या है, हम इधर 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 उधर से। आइए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देख लिया आपने। अच्छा एक और चीज देखना, ये आप अच्छे से समझ गए, मेनका गांधी केस इसी से एसोसिएटेड है, के नजीब केस इसी से एसोसिएटेड है। फिर इसके बाद क्या है, आर्टिकल 21A, यहां की बात करते हैं। आर्टिकल 21A की बात करेंगे, यहां पर क्या है आर्टिकल 21A क्या होता है? आर्टिकल 21A का मतलब होता है, ये राइट टू एजुकेशन है, इसको ऐड किया गया था बाद में 86th अमेंडमेंट 2002 से। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, एक बात ध्यान से सुनो,
इसको संविधान में ऐड करा गया 86th अमेंडमेंट से, ठीक है सुनना, संविधान में ऐड करा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, लेकिन इसको लागू कब करा गया? मतलब देखो, संविधान में किसी चीज का होना का मतलब ये नहीं कि लागू भी हो गई होगी, लागू करा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट से। वो कब आई है? 2009 में, और लागू हुई है 2010 से। ये देखिए, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संवैधानिक संशोधन कब किया गया? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, और लागू कब किया गया है? इसके कौन सी एक्ट के थ्रू लागू किया गया है? ये एक्ट के थ्रू लागू करा गया है, ये वाला 4 अगस्त 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आई है, और उसको लागू करा गया है 1 अप्रैल 2010 वाले सेशन से। ठीक, आर्टिकल 21 आ गया। 22 सुनना, अब यहां समझो। आर्टिकल 21 होती है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। आपको गिरफ्तारी से बचाता है आर्टिकल 20, सुनना, गिरफ्तारी से बचाता है आर्टिकल 20, माने आर्टिकल 20 तक गिरफ्तार नहीं होगे, और गिरफ्तारी के बाद आपको बचाता है आर्टिकल 22। ऐसे याद करो, गिरफ्तारी से बचाता है आर्टिकल 20, और गिरफ्तारी के बाद बचाता है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 क्या होता है? आपको मान लो गिरफ्तार कर दिया गया, कभी ना किया जाए, किसी व्यक्ति को मान लो गिरफ्तार कर दिया गया, आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो रूल यह है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। माने गिरफ्तारी के पहले के रूल सारे आते हैं आर्टिकल 20 में, गिरफ्तारी के बाद के सारे रूल आते हैं आर्टिकल 22 में। ठीक है, बस यही कहानी आती है। अब आ जाओ यहां पर, अब आइए यहां पर, अब जरा इसमें देखिएगा, सवाल करेंगे अब हम लोग। हाँ ठीक है, नेहा, ये मैं आपको 1 तारीख तक, अभी तो ये करिए, इसको जब कर लीजिएगा ना, उसके बाद फिर वन लैब से टेस्ट करिएगा। जब ये एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए ना, या एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर वन लैब से टेस्टिंग करिएगा। शाबाश यार, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत प्यारा यार। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप नहीं, अबॉलिशन ऑफ टाइटल नहीं, ये वाला कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको प्रोटेक्ट करता है ऑफेंसेस के केस में, गिरफ्तार नहीं होने देता है। राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू मैरिज, देखो ये जैसे आर्टिकल अगर बात करूं, आर्टिकल 21 खाली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लगता है ना, लेकिन इसी में दोस्त राइट टू, सुनना, शादी करने का अधिकार, राइट टू मैरी, राइट टू डाइवोर्स, कम से कम 17 अधिकार होते हैं इसमें, और बढ़ते चले जाएंगे। राइट टू डाइवोर्स, राइट टू मैरिज, राइट टू डाइवोर्स, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, ऐसे करके बहुत सारे अधिकार हैं जो ये सबसे ज्यादा इवॉल्व आर्टिकल माना जाता है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 सबसे ज्यादा इवॉल्व, मतलब कि बहुत सारे अधिकार अपने आप मान लिए गए हैं कि वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये राइट्स हैं, ये सब आर्टिकल 21 के तहत माने जाते हैं। ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे डील करता है? बोलिएगा हर्ष। मॉक रिपोर्ट बनाइए, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। शाबाश यार, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। आंसर आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 21 इज द राइट आंसर। फिर देखिएगा के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कौन से वायलेशन ऑफ राइट से डील कर रहे हैं? के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कौन से वायलेशन ऑफ राइट से डील करते हैं? सो के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, ये कौन से राइट से डील करेंगे? इसका आर्टिकल हमारे पास में आएगा, अगेन ये भी आर्टिकल 21 हो जाएगा। देखिएगा, ये जो सवाल ये वाला जो आया है ना, ये CHSL सबसे पहले आया था, CHSL 2019 में, फिर आया है ये CPO 2021 में, और इसके बाद यही सेम सवाल आया है। उसमें पूछा यह गया था, उसमें क्या पूछा गया था कि उसमें ऑप्शन अलग थे, ये दोनों तो सेम सवाल आए थे। जब मेनका स्टेनो में आया था तो इसमें ऑप्शन अलग कर दिए गए थे, इसमें 20, 21 और रिलीजन वाले जोड़ दिए गए थे, 27, 28 जोड़ दिए गए थे। ये स्टेनो में आया हुआ है, ईयर मुझे याद नहीं है 2022 है या 21 है, ईयर याद नहीं है मुझे कब आया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस, और फिर देखिए, फिर 2023 में ये उसका दूसरा वाला आ गया, के नजीब वाला आ गया। तो इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार फेज वगैरह में तो नहीं आया है, हो सकता है स्टेनो के एग्जाम में जो लोग दे रहे हैं, उस स्टेनो के एग्जाम में ये चीज आपके आ जाए। तो के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है वो किससे डील करता है? आर्टिकल 21 से डील करता है। फिर देखिए, कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकता इमरजेंसी के दौरान भी? देखो दोस्त,
तो दो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कोई भी फंडामेंटल राइट है, सारे फंडामेंटल राइट इनफैक्ट सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 जो है और आर्टिकल 21 जो है, ये दो फंडामेंटल राइट जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में। शाबाश यार, वेरी गुड। तो आर्टिकल 21 ये होता है, ये वाला आर्टिकल 21 हो गया, ये आर्टिकल 14 है, ये 25 है, ये 19 है, ये सब सस्पेंड हो जाते हैं जब इमरजेंसी लगती है, ये कभी नहीं होता। 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम पे कौन से राइट ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं करे जा सकते, ये भी सवाल खूब पूछा गया है, बहुत ज्यादा। शाबाश यार। तो हमारे पास आ जाएगा आर्टिकल नंबर 20 और 21 नहीं करे जा सकते। आर्टिकल 21 ए जो है वो किससे रिलेटेड है और कब आया है? आर्टिकल 21 ए जो है वो किससे रिलेटेड है और कब आया है? शाबाश यार, क्या प्यारा आंसर रेट चल रहा है, बहुत बढ़िया। काश आप लोग देख पाते अपने आंसर्स को, मजा आ गया भाई देख करके, शाबाश। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा यहां, ये एक एजुकेशन आ जाएगा। आर्टिकल 21 ए जो है संविधान का, वो राइट टू एजुकेशन होता है, और ये किसके तहत? ये 86th अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत इसमें सारी चीजें होती हैं। फिर कौन सा संवैधानिक एक्ट है जो आर्टिकल 21 ए इंसर्ट करा गया है संविधान में? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नया आर्टिकल है 21 ए, इसको इंसर्ट करा गया है संविधान में? तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, इट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आ जाएगा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू इसको इंसर्ट करा गया है संविधान में। ठीक है, कब आया था साहब? ये आया था सन 2002 में। फिर इसके थ्रू राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आई है? आरटीई एक्ट जो आई है वो आई है सन 2009 में, 4 अगस्त 2009। और लागू कब से हुई है? लागू हुई है 1 अप्रैल 2010 में। ये वाला टर्म आप सिर्फ तभी बोलोगे जब वो एग्जैक्टली बोलेगा कि बताओ लागू कहां से हुई है, सिर्फ आप तब इस चीज को बोलोगे। ठीक है, शाबाश यार, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक इंडियन सिटीजन को अरेस्ट करा गया है और उसको डिनाई, अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्ट उसका हो चुका है। अच्छा, अब अरेस्ट हो चुका है तो बताओ, सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान दो इसको और कुछ नहीं, इसका अरेस्ट हो चुका है तो मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊंगा? इसका अरेस्ट हो चुका है तो मैं कौन सा आर्टिकल? अरे शाबाश, मजा आ गया, वेरी गुड, बहुत तेज। कमेंट सेक्शन में आग लग रही है एकदम, बिल्कुल, वाह भाई वाह। आर्टिकल 22 इज द करेक्ट आंसर। और आगे कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से डील करता है? देखिए, हमने आपको बताया था बालक लोग, आर्टिकल 2 आ जाते हैं यहां पर, 23 और 24। देखो, पहले इसके बारे में सिखाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? बोलता है, देखो ऐसा है कि कभी भी आप एक्सप्लॉइटेशन किस प्रकार का, कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब इंसान को बेच दो, आपको लगे कि यार ऐसा है, नया आईफोन 16 आ रहा है, ऐसा है, मेरा दोस्त वैसे भी खाली पड़ा रहता है, कुछ काम ही आ जाएगा। आपने क्या करा, एक आधा किडनी निकाली और आपने बेच दी, तो क्या हुआ? पैसा आया, पैसा आकर के आपने कर दिया। लेकिन संविधान, उसकी रक्षा करने के लिए कोई है, जिसका कोई नहीं होता उसका संविधान होता है। वो उसने संविधान, उसने ये क्लास कर रखी है, वो आपको बोलेगा कि आप उसके आर्टिकल 23 का उल्लंघन कर रहे हैं, और वो आप इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो यहां से क्या हुआ? यहां से आपका बिजनेस प्लान फेल हो गया, बनते ही फ्लेन हो गया। आपने सोचा था आपका सर्किल इतना बड़ा है, इतने सारे दोस्त बना रखे हैं आपने, सबकी किडनी से एक फोन खरीदेंगे सस्ते में, फिर उसको आप महंगे में बेचेंगे, लेकिन आपका बिजनेस प्लान पे पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त पढ़ा लिखा निकला। यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंसान और इंसानी शरीर का कोई भी अंग आप बेच नहीं सकते। ठीक है, फिर फोर्सफुल लेबर की, जैसे मान लीजिए आप और आपका दोस्त कहीं पर गए खाना खाने, फिर आपने अक्सर सुना होगा यार बिल नहीं दे पाएंगे तो बर्तन मांजने पड़ेंगे। आपको कोई बर्तन नहीं मंजवा सकता क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है। फिर से, जिसका कोई नहीं होता उसका संविधान होता है। माने आपको जब वो बोलेगा कि ये है बर्तन, ये है साबुन, बर्तन मांजो, तो आप बोल दोगे ये देखो, ये है संविधान का आर्टिकल नंबर 23, मेरे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। कैसे? आप मुझसे जबरन मजदूरी करवा रहे हो, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो, ये अलाउड नहीं है। आप कोर्ट में केस कर दो कि मैंने आपके पैसे नहीं दिए हैं, कोर्ट जानेगी, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। फिर चाइल्ड लेबर, किसी बच्चे से काम नहीं करा सकते हैं। देखो, इसमें कंफ्यूजन होगी, चाइल्ड लेबर यहां भी लिखा है, चाइल्ड लेबर यहां भी लिखा हुआ है। जब एग्जैक्टली इसकी बात करें कि हार्मफुल फैक्ट्रीज की बात करें, 14 साल वर्ड की बात करें, अगर ये कीवर्ड मिल जाए, या फिर अगर ये कीवर्ड मिल जाए यहां पर डेंजरस जॉब्स, ये कीवर्ड मिल जाए, या फैक्ट्रीज और माइंस, ये कीवर्ड मिल जाए, तो हम ये करेंगे, आंसर नंबर 24 करेंगे। बात समझ गए? 23 एंड 24 क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक, तो ये बात आ गई हमारे पास में, ये दो कीवर्ड्स 23 और 24। अब जरा आप यहां पर आइए और बहुत आराम से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो एक्सप्लॉइटेशन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, यही सब आता है, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? हाँ जी आराधना, बताइए आराध्या, बोलो भाई, सवाल है।
हम्म। हाँ हाँ, ये वाली क्लास कंटेंट मिल जाएगी क्या? बिल्कुल यही वाली, अच्छा बिल्कुल यही वाली चाहिए। सर मैंने जीएस बहुत पर हाथ पैर मारा लेकिन आपको जैसे टीचर नहीं दिखाया तो तुरंत याद करवा दे। अच्छा अंकित भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। इशिता, एनजाइटी हो रही है। हम्म। ठीक है। तो हाँ, मेल दोस्त पे भी होगा, यस। ओ, डाइवोर्स लेने का राइट वो भी है। जी हाँ। ओके, शाबाश 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 शाबाश। विभूति, कॉल। हम्म। क्या चीज आयुष? बालक, कॉल की बात तो इस समय समझ लीजिए हमको। हम आपको एक चीज बताएं। हमारे ना अभी वन ऑफ माय सिस्टर्स जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, एंड दैट इवेंट वाज परसों सुबह 10 बजे। हम अभी तक उनसे बात नहीं कर पाए हैं और उनका फोन 3 बार आ चुका है। तीन नहीं, 4 बार आ चुका है पिछले 3 दिन में, परसों, कल और आज, एंड शी इज वेरी डियर टू मी। लेकिन हम उनसे नहीं बात कर पाए हैं, तो कॉल पे पर्सनली बात करना तो संभव नहीं हो पाएगा। आप हमारा टाइमलाइन जिस समय देख लेंगे ना कि हम किस तरीके से काम करते हैं, आपको लगेगा, आपको ये ऊपर का वाला माला है ना आपका एकदम उड़ जाएगा, खुल जाएगा। आपको लगेगा कि ये ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल है क्या? तो बस ये है, इसीलिए हम इंडिविजुअली कॉल पे तो नहीं बात कर सकते, क्योंकि हमने आपको एग्जैक्टली चीज बताई। ये डे मतलब परसों ही शी हैज डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, और तब मैं कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल तक नहीं कर पाया, वीडियो कॉल नहीं कर पाया। मैं और मेरी मदर ना एक घर में रहते हैं, हम 3-4 दिन में एक बार मिलते हैं। आज उनको फीवर था तो सुबह मैं उनके लिए नारियल पानी दे करके आया उनको, तब मैं उनसे 4 दिन बाद मिला हूं। हम एक ही घर में रहते हैं। समय का ना, जब आप लोग एग्जाम लगे होते हैं ना, तो हमारे ऊपर ना बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा, कि चीजों को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सही तरीके से, अच्छे से करना है। ये है, तो इस समय थोड़ा सा टाइट है मामला। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? आर्टिकल 23। गाइस 23 एंड 24 में डिफरेंस है, ध्यान रखना। 24 का कीवर्ड याद रखना, या तो उसमें 14 ईयर्स ये वर्ड लिखा होगा, या डेंजरस करके कुछ लिखा होगा, डेंजरस माइन या फैक्ट्री ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा। ये 24 तब मार्क करोगे आप, ठीक है। आओ, बोलता है चिल्ड्रन, कौन से चिल्ड्रन को, देखो मिला ना, फैक्ट्रीज एंड बॉयज वाली बात मिली ना, तो बोल रहा है एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन ऑफ, कौन से एज के बच्चों को नहीं एम्प्लॉय किया जा सकता है? यहां तो एज ग्रुप ही बहुत बड़ा ले लिया, ये 14 होगा, ये आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए आइए, शाबाश। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आइएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, हम आते हैं, विच फ्रीडम इज कंसिडर्ड द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है? हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? देखिए, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे, ये सवाल ना सही बताऊं तो ये बहुत अच्छा सवाल नहीं है, पूछा है एसएससी ने, ये एसएससी में सवाल आया, लेकिन ये सवाल बहुत वेग है सवाल। जानते हो क्यों? क्योंकि हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी एसएससी, मतलब देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब डेमोक्रेसी की पहचान क्या है, सवाल ये है, पहला पहचान क्या है। अगर किसी समाज में एक्सप्लॉइटेशन ना हो तो वो डेमोक्रेसी की पहचान है? नहीं, राजाओं के समाज होते थे, राजाओं के समाज में भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता था, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, अगर किसी समाज में लोग आपस में एक साथ मिलजुल सकते हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी? नहीं यार, राजाओं क्या अगर मैं बात करूं, क्या अशोक के साम्राज्य में लोग मिलते जुलते नहीं थे? क्या एक साथ असेंबल नहीं हो सकते थे? ऐसा नहीं है, हो सकते थे, ये भी नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी को हम सबसे ज्यादा सही कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बताइएगा। कि आपको अपनी बात खुल के कहने का अधिकार होता है डेमोक्रेसी में, यह बात बोला जा सकता है ना, कि डेमोक्रेसी का हॉलमार्क, मतलब डेमोक्रेसी की पहचान क्या है? कि हम अपनी बात को खुल के कह सकते हैं। क्या इस बात में आपको, इस बात से आप ताल्लुक रखते हैं कि आप जो बात कहना चाहें आप खुल के कह सकते हैं? आप ताल्लुक किससे रखते होंगे? लेकिन एसएससी ने आंसर नहीं दिया है, ठीक है। एसएससी ने आंसर दिया है ये वाला, ठीक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आप अपना रिलीजन जो मन करे आप वो रिलीजन फॉलो कर पाए। आई डोंट सी इट दिस वे, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अकबर के टाइम पे भी तो आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते थे, राइट। तो आई डोंट सी इट, बट एसएससी ने आंसर इसका बी दिया है, तो अगर सवाल आ जाएगा तो आप बी ही मार्क करेंगे आप, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही मार्क करेंगे आप, ठीक। चलिए आ जाइएगा। हाँ, सेक्युलरिज्म, सही बात है सुष्मिता, बट आंसर यही दिया हुआ है, ठीक। सर आपके सभी क्लास के बाद कितने मार्क्स का टारगेट कर सकते हैं? विशाल बालक, अगर ऐसा होता ना तो सही बता रहा हूं, देखो मैं इस समय ना, ऐसा ये स्टूल ना सोने का होता जिसपे मैंने ये सामान रखा ना, सोने का। अगर ऐसा होता कि मेरी इतनी क्लासेस करो और इतने नंबर टारगेट हो जाएंगे, सोने का स्टूल पे बैठे होते भाई।
डिपेंड करता है आप हमसे कितने पहले से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर आपके नंबर डिपेंड करेंगे, इसके ऊपर नहीं कि आपने हमारी कितनी क्लासेस करी हैं, क्योंकि दिमाग में कितना जा रहा है, आप उसको कितना समझ रहे हो, फिर कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्वड इन इट। आओ, अगर ऐसा होता तो हम अलग सोने के पेन से लिख रहे होते, ये हीरे के सारे निब होती इसकी। आर्टिकल 25 से 28 ये हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहां पर हमें आपको सिखाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग ये चीज हमेशा भूल जाते हैं। देखो लिखो जरा 25, 26, 27, 28 ये होते हैं धर्म के आर्टिकल। अब यहां पे कुछ बातें बता दूं मैं आपको। 25 कहता है इंडिविजुअल लेवल पे लागू होता है, 25 इंडिविजुअल लेवल पे लागू होता है, 25 की कोई भी धर्म फॉलो करो। ये कहता है कोई भी धर्म मानो, कहता है कि आप कोई भी धर्म मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे लागू होता है। 25 कहता है कोई भी धर्म मानो। 26 क्या करता है, 26 कहता है कि धर्म मान लिया, अब उस धर्म के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन बना लो, मतलब आपके एक जैसे धर्म मानने वाले जितने भी लोग थे, माने ये 26 वाला ग्रुप लेवल पे लागू होता है, ग्रुप लेवल पे लागू होता है कि बना लिया, अब कोई भी, मतलब आपने कोई भी धर्म मानो। 26 कहता है कोई भी धर्म मान लो, और 26 कहता है कोई भी इंस्टीट्यूशन बना लो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब प्रोटेक्ट या प्रमोट करने का, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई भी इंस्टीट्यूट बना लो, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट बना लो। फिर 27 कहता है जब तुम इंस्टीट्यूट बनाओगे ना, तुमसे कोई टैक्स लेने नहीं आएगा, किसी जो भी तुम बनाओगे ना, अपने धर्म का कोई भी काम करोगे, तुमसे कोई भी टैक्स लेने नहीं आएगा। और 28 बहुत स्पेशल बात कहता है कि कोई भी धार्मिक पढ़ाई, कोई भी धार्मिक पढ़ाई, कोई भी धार्मिक पढ़ाई किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं होगी, किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं होगी कभी भी। अगर सरकार से 1 रुपया भी अगर वो लेता है तो कभी भी कोई धार्मिक पढ़ाई उसमें नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई भी स्कूल किसी ट्रस्ट ने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई मदरसा है, उसको किसी वक्फ बोर्ड ने बनाया है, तो वहां, और भले वो सरकार से ही पैसे क्यों ना लेते हो, वो आराम से धार्मिक पढ़ाई करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वो उस इंस्टीट्यूट के, फॉर एग्जांपल, और आप बताता हूं को, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है सेंट स्टीफेंस, आपने नाम सुना होगा। सेंट स्टीफेंस को एक ट्रस्ट ने बनाया था जिसका काम, उस ट्रस्ट का मेन मैंडेट ये था कि हमको क्रिश्चियनिटी को पढ़ाना है, क्रिश्चियन किताबें पढ़ानी है। तो सेंट स्टीफन में हालांकि सारे टीचर्स की सैलरी सरकार देती है, लेकिन आज भी वहां पर एक डिपार्टमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी है जहां पर क्रिश्चियन किताबें पढ़ाई जाती हैं, फोर्सफुली नहीं, जो क्रिश्चियन बच्चे पढ़ने आते हैं वहां पर उनको उनके धर्म की किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो वो पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल सरकार ने स्टैब्लिश नहीं किया था। अगर कोई ऐसा ही इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश ही करा गया है जिसको किसी रिलीजियस ट्रस्ट ने स्टैब्लिश किया था, सिर्फ वो लोग धर्म की पढ़ाई करा सकते हैं सरकारी खर्चे पे भी। समझ गए? ये 28 है, बहुत ज्यादा लोग करें। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज है। एएमयू में, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पैसा कौन देता है? सारा पैसा टैक्स पेयर का पैसा होता है, सारा पैसा हमारा आपका होता है। लेकिन देखिए रूल यही है, रूल क्या है, लेकिन जब उसको बनाया गया था, सर सैयद अहमद खान ने जब उसको बनाया था, तो उसको इंडियन मुस्लिम्स के लिए बनाया था कि वहां पर इस्लामिक स्टडीज तो होंगी, साथ में साइंटिफिक स्टडी होंगी। तो क्योंकि वो एक ट्रस्ट के थ्रू बनाया गया था जिसका मेन काम इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ साइंटिफिक स्टडीज को प्रमोट करना था, तो आप उससे इस्लामिक स्टडीज नहीं हटा सकते। तो आज सारा वहां पर सैलरीज जो है वो कौन देता है? वो सरकार देती है। लेकिन वहां पर पढ़ाई होती है किस चीज के? फोर्सफुल पढ़ाई नहीं है, आप डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। आप जाइए यहां पर, क्या बोलते हैं, ये इसमें संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, बनारस में है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। वहां पर आपको प्रॉपर पुराण भी पढ़ाए जाते हैं, फंड मिलता है सरकार से। तो फंड सरकार से मिल रहा है, लेकिन फिर भी धर्म की इस पढ़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि इस सेकंड वाले के तहत कि अगर किसी ऐसे ट्रस्ट ने उस स्कूल को बनाया है जो कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही इस स्कूल को बनाया गया था, तो वहां पर आप करवा सकते हैं। समझ गए? चलिए शाबाश। आइए नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। वेरी गुड। आर्टिकल 27 टेंपल्स में क्यों नहीं लागू होता? बालक ये सारी चीजें जो है ना, टेंपल की प्रॉपर्टी पे क्यों नहीं लागू होता है, टेंपल से क्यों लिया जाता है, ये सब यूट्यूब मटेरियल है। आज क्लास के टाइम पर हम एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए हम आपकी क्वेरी को आंसर नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है। हम इसके लिए माफी चाहेंगे। आप एग्जाम खत्म कर लो, फिर जब आपका अगला एग्जाम हो ना, तो टाइमली किसी भी कोर्स में, ऐसे कोर्स में है ना जिसमें 6 महीना हो एग्जाम होने में, आपको इतनी कहानियां पता चलेंगी कि आप, मतलब मजा ही आ जाएगी आपको वो। क्योंकि अभी ना एग्जाम स्पेसिफिक, जैसे एग्जाम पास में हमें आपको एग्जाम क्लियर कराना है, ये सब मजेदार कहानियां होती हैं कि क्या है, क्यों है, टैक्स क्यों लगता है मंदिरों पे,
और वक्फ बोर्ड का क्या कहानी चल रही है आजकल, वक्फ पे जमीनें ली जा रही हैं, वक्फ पे क्यों ली जा रही है, क्या है, ये सब फन एलिमेंट्स हैं। ये एग्जाम के 5-6 महीने पहले बढ़िया लगते हैं, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 26 क्या हो जाएगा, देखो कि आपको जो मन है आप वो धर्म फॉलो करो। ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, आर्टिकल 25 इंडिविजुअल लेवल पे होता है, 25 पीछे रह गया, हाँ ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, जो मन है वो फॉलो करो। और आर्टिकल 26 जो है वो कम्युनिटी लेवल पे, मतलब जितने भी वो लोग हैं एक धर्म के मानने वाले लोग, वो सब लोग अपना मैटर, अपना रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। ये कहता है कि कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाएगा। 27 और 28 कहता है कि आपको पढ़ाई लिखाई, रिलीजियस पढ़ाई के बारे में बात करता है। आ जाओ यहां पर आते हैं, शुरू करेंगे दोस्त। नहीं लैग नहीं, एकदम मस्त है। हाँ देवप्रियो, वाई हिंदू टेम्पल पे टैक्स, यार ये बताया ना, ये सब फन वाली बातें हैं, वो अभी नहीं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, शाबाश वाला लोग यहां पर आओ जरा। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मेरे को सिर्फ इतना बताओ, ये इंडिविजुअल लेवल की बात है या कम्युनिटी लेवल की बात है? कम्युनिटी है ना, सीधा आंसर 26 मारो। इंडिविजुअल लेवल की बात है 25 मारो, कम्युनिटी लेवल की बात है 26 मारो, खत्म कहानी, सोचने का ही नहीं है, यही शॉर्टकट है, यही यूज करो। ठीक, फिर देखो, फिर कौन से आर्टिकल के तहत टैक्स की बात हो रही है कि अगर आपको कोई भी धर्म, सरकार भी अगर कोई धर्म प्रमोट कराना चाहे तो आपसे टैक्स नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं हो सकता कि जन्माष्टमी का मान लो पंडाल लगा हुआ है, सरकार कहे कि हम जन्माष्टमी का पंडाल लगा रहे हैं, सब लोग 100-100 रुपए दो, नहीं। हाँ, सोसाइटी वाले आके चंदा ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए किसी दूसरे इंसान से चंदा नहीं मांग सकती है, यह मतलब होता है इसका। ठीक है, आइए कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कि स्टेट फंडेड होगा वहां पर नहीं लगा सकते पढ़ाई, धार्मिक पढ़ाई नहीं करा सकते। शाबाश, 27 इज द राइट आंसर होगा क्या? नहीं जी, 28 इज द राइट आंसर। कौन बोला 27? रुको 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 रुको, कोई तो बोला था स्टार्टिंग में, कोई बोला था। इतनी तेज बोलते हो दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ शाबाश, ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, नाइस है। आर्टिकल 29 किससे डील करेगा? आर्टिकल 29 डील करता है, देखो अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आर्टिकल 29 और 30, यहां पर आओ, आर्टिकल 29 और 30 ये क्या बोलेगा कि देखो अगर कोई भी, ये बात करता है माइनॉरिटीज से। माइनॉरिटीज का मतलब क्या है? आप देखिए, माइनॉरिटीज का मतलब सुनते ही आपको लगता होगा कि शायद ये इंडियन मुस्लिम्स की बात हो रही हो, नहीं। माइनॉरिटीज भारत में ना दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटीज, जैसे मुस्लिम्स हो गए, पारसी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, जिनकी संख्या कम है। ठीक है, ये हो गए रिलीजियस माइनॉरिटीज। फिर दूसरा आता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं। तो लिंग्विस्टिक माने भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं वो कौन है? भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए किसी कोई भाषा है, जैसे संथली जो ट्राइब है इनकी एक अपनी भाषा होती है, इसको बोलते हैं ओली चिकरी। ओली चिकरी नाम है, तो वो जितने भी लोग वो ओली चिकरी भाषा बोलते हैं ना, वो सब एक माइनॉरिटी हो गए, माने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गई। तो इंडिया में माइनॉरिटी दो प्रकार की होती है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। तो कह रहे हैं अगर कोई भी माइनॉरिटी अगर इंडिया में है और उनकी अपनी भाषा है, अपनी स्क्रिप्ट है, अपना कल्चर है, तो वो उसको कंजर्व कर सकते हैं और अपने लिए ऐसा इंस्टीट्यूट या स्कूल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उर्दू है, उर्दू कौन बोलते हैं? उर्दू सिर्फ और सिर्फ मेनली मुस्लिम्स के द्वारा प्रैक्टिस करी जाती है, राइट? तो आप उर्दू के लिए, या अगर संस्कृत है, संस्कृत मेनली कौन? मेनली जो हिंदूज होते हैं, ब्राह्मण्स हैं, वो संस्कृत में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हिंदूज हो गए। तो अब आप इनके लिए कोई पर्टिकुलर स्पेशल स्कूल बनवा सकते हैं। तो जैसे संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय है, इसके बाद उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी है। तो इसमें रूल ये कहता है कि आप इन ऐसी भाषाओं को बचाने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कर सकते हो। और दूसरी चीज, उसमें कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले सकता है। आपको इन मदरसों में, कलकत्ता के कुछ ऐसे मदरसे हैं जहां 70% हिंदू छात्र हैं, 70% हिंदू छात्र हैं, 60% हिंदू टीचर्स हैं। कलकत्ता के कुछ ऐसे मदरसे हैं, हमने आपको एक बार रिपोर्ट भी दिखाई थी इंडियन एक्सप्रेस की। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारे मुस्लिम्स आपको पीएचडी करते हुए दिखेंगे संस्कृत में। पुराणों में आपको बहुत सारे पीएचडी आपको दिखेंगे कि पुराणों में वो पीएचडी कर रहे हैं। वो सेंटर फॉर क्या बोलते हैं यार, कुछ बोलते हैं उसको, सेंटर फॉर हिंदू लिटरेचर ऐसे करके एक सेंटर है यहां पर। तो वहां पर वो पुराणों में पीएचडी कर रहे हैं बहुत सारे मुस्लिम्स। तो रूल ये, क्योंकि भारत में रूल है
कि किसी भी धर्म का, अगर किसी भी धर्म नहीं, किसी भी भाषा के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट बनाया गया है तो वहां पर किसी भी, देखना, किसी भी व्यक्ति को आप एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। नो सिटीजन शैड बी डिनाइड एडमिशन इनटू दिस स्कूल, ठीक है बस। और अगर वो माइनॉरिटी चाहे तो अपना वाला ऐसा एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बना सकती है। पहला कहता है कि कंजर्व कर सकते हो अपनी भाषा को, और अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है तो उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। और दूसरा एम्पावर करता है कि तुम चाहो तो अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, सरकार ने नहीं खोला है तुम खुद का भी खोल सकते हो। बोलो बात समझ आ गई। 28 और 29 में मेहर, देखिए मेहर 28 क्या बात करता है, 28 सिर्फ और सिर्फ धार्मिक इंस्टीट्यूट की बात करता है, सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। ये जो है 29 जो है वो माइनॉरिटीज के द्वारा, ओनली एप्लीकेबल ऑन माइनॉरिटीज। 28 क्या है, आपके खुद के ऊपर भी लागू है, मेरे खुद के ऊपर भी लागू है कि मैं अगर, ये भारत के हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे लागू है 28 वाला। 29 क्या है, ओनली एप्लीकेबल ऑन माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, ठीक है। आइए, हाँ आयुष भाई थैंक यू, याद दिला दिए आप है? चलो आओ यहां पर आओ, आंसर दीजिएगा। इसमें क्या आ जाएगा, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू माइनॉरिटीज की बात करता है? हाँ जी शाबाश। तो माइनॉरिटीज की बात करेंगे यहां पर तो कौन सा आ जाएगा, माइनॉरिटीज एजुकेशन, माइनॉरिटी की बात आ गई ना यार, माइनॉरिटी जैसी आया मैं समझ गया 29 और 30, और उसमें अपना इंस्टीट्यूट बनाने की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की सीधी सीधी एडवाइस कौन देता है, 30 देता है कि तुम बना लो भाई। अगर स्टेट ने नहीं बनाया तो आप, भाई गाइस ध्यान से सुनो, 29 कहता है स्टेट कि अगर स्टेट ने बनाया है तो तुमको एडमिशन मिल जाएगा। 30 कहता है कि अगर स्टेट ने नहीं बनाया तो तुम खुद बना लो। तो यहां वो खुद बनाने की बात कर रहा है, बोलता है कि तुम चाहो तो अपना खुद बना सकते हो, राइट टू एस्टैब्लिश कर सकते हो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहां पर वर्ड देखना, आप देखिएगा यहां पर, यहां क्या बोल रहा है कि आप खुद से एस्टैब्लिश कर सकते हो। यहां कह रहा है जो अगर स्टेट ने एस्टैब्लिश करा हुआ है तो उसमें एडमिशन मिलेगा, और नहीं करा है तो खुद से कर लो। आर्टिकल 30 खुद से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने की ताकत देता है आपको। 30 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें 29 और 30 में, ठीक है। चलिए शाबाश, वॉइस है भाई एकदम सही है। आ जाओ आगे। फिर इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है जो राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाता है, फंडामेंटल राइट? देखो दोस्त कहानी क्या थी। आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31, ये दोनों ना राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे और दोनों फंडामेंटल राइट हो गए। बोलो हाँ या ना, है ना, दोनों ही फंडामेंटल राइट हो गए। तो इनको हटा दिया गया दोनों को ही, कब? इनको 44वें संशोधन 1978 में इन दोनों को हटा दिया गया था, और इसकी जगह एक सिंगल राइट लाया गया था जिसको बोलते हैं आर्टिकल 300A, कि फंडामेंटल राइट हटा करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। समझ गए? ये कहानी है इसकी। 19(1)(f) और आर्टिकल, इसकी जगह पर क्या कर दिया गया था, यहां पर इसको हटा करके आर्टिकल 300A ला दिया गया था यहां पर, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी आज के टाइम पर क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूंगा तो आज के टाइम पर क्या आ जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी आज के टाइम पर एक लीगल राइट है, ठीक है। शाबाश यार। चलिए, संविधान के तहत इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू सुप्रीम कोर्ट जाने के, आप फंडामेंटल राइट्स अगर आपके ना लागू हो रहे हो तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ये कौन सा ऐसा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 32 ऐसा आता है कि अगर आपके हक ना लागू हो रहे हो तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आप, ठीक। चलिए अब देखिएगा कैसे जा सकते हैं, और 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या क्या बोला गया है? कहता है कि देखिए अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, जैसे देखिए मेनका गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, क्यों? आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा था। के नजीब का लॉयर सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया था, क्यों? आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा था। तो इनके फंडामेंटल राइट जैसे ही वायलेट होते हैं लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इस वजह से जा पाते हैं, ठीक है। अब देखो, तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हृदय और आत्मा है ये संविधान की, और हृदय और आत्मा है इन संविधान की। तो किसने बोला आर्टिकल 32 हृदय और आत्मा? ये जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर, इन्होंने बोला है ये। फिर विदाउट विच बेसिक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की कोई वैल्यू ही नहीं है। यह सिंपल सी है, अगर आपको हक तो दिए गए लेकिन हक बार बार ले लिए जा रहे हैं। आर्टिकल 32 उसको पावर देता है कि आपसे कोई ले ही नहीं सकता आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये पावर देता है आपको। अच्छा, अब देखो ये कैसे, आर्टिकल 32 से कैसे ये पावर मिलती है? ये पावर मिलती है रिट इशू करके। रिट इशू करने की पावर जो है ये 2 आर्टिकल्स के तहत दी जाती है। कौन कौन से ये 2 आर्टिकल्स होते हैं? एक होता है आर्टिकल नंबर 32 और दूसरा आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर, देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत किसी भी चीज में अगर आपको रिट इशू करानी है, आर्टिकल 32 के तहत आप रिट इशू कर सकते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 226 की बात करें, आर्टिकल 226 ये होता है हाई कोर्ट का आर्टिकल होता है। अगर आपको रिट इशू करनी है तो आर्टिकल 226 के तहत आप रिट इशू करा सकते हैं, हाई कोर्ट में आप रिट इशू करा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत। और यही दो आर्टिकल्स हैं जिसके तहत रिट इशू करी जा सकती है। माने हाई कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट नहीं फॉलो हो रहा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव हो सकते हैं। हाई कोर्ट अपना ऑर्डर इशू करता है आर्टिकल नंबर 226 से, उसको यह पावर मिलती है कि वो ऑर्डर इशू कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत यह पावर मिलती है कि वो ये रिट इशू कर सकता है। ठीक है, चलिए शाबाश। अच्छा, फिर बात करते हैं यार कितने प्रकार की रिट होती है। देखिए तो पहले सवाल देखिएगा, ये वाला सवाल देखिए जरा, क्या आ जाएगा। शाबाश यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे यहां पर, नाइस, तो यहां क्या आ जाएगा आर्टिकल 226। फिर देखिए कितने प्रकार की रिट होती है, आइए जरा इसको समझाते हैं। पहले देखो ये 5 प्रकार की रिट होती है। पहली आती है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी ऑफ, माने इसका फायदा कब होता है, जब किसी को इलीगली अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे मान लो आप और आपका एक दोस्त जा रहे हैं, आपके दोस्त को कुछ लफड़ा चलता है पुलिस से नॉर्मली, तो पुलिस ने क्या किया, आ करके उसको उठा करके लेके चले गए। अब आप पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने बोला नहीं हम तो नहीं लाए हैं जी, हमारे पास तो है ही नहीं वो। तो अब आप उससे मिल ही नहीं पा रहे अपने दोस्त से, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के आप बोलोगे कि साहब हमारे दोस्त को इन्होंने इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है, ये इन्होंने इलीगली पुलिस वालों ने उठाया था और छुपा के रखा हुआ है, और आप इनसे बोलिए कि हमारा दोस्त जो है वो सामने लेकर के आए। तो कोर्ट हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करेगी, पुलिस को डायरेक्ट करेगी कि बाय द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस हम आपको बोलते हैं कि इस इंसान को हमारे सामने पेश करिए, जिंदा या मुर्दा कैसे भी पेश करिए हमारे सामने। अब पुलिस के पास 2 ऑप्शन है, जैसे ही वो बंदे को लाएंगे तो वो बंदा बोल देगा हाँ इन्होंने ही हमको गिरफ्तार करके रखा था, तो कोर्ट क्या करेगा, तुरंत इंक्वायरी बिठाल देगा कि उस पुलिस स्टेशन के ऊपर इंक्वायरी बिठाल देगा। कोर्ट को लगता है कि ये आदमी सही बोल रहा है, वो इंक्वायरी बिठाल देगा, और फिर इंक्वायरी होगी, उसमें सच पाया गया तो पुलिस वाले नप जाएंगे, मतलब वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये बहुत स्ट्रांग रिट होती है अगर किसी को भी इलीगली डिटेन करा जाए। अगर आपने जय भीम मूवी देखी है तो पूरी मूवी इसी के ऊपर बनी हुई है, जय भीम वाली। अगर आपने वो याद हो, अगर आपको दृश्यम याद हो, तो दृश्यम में भी हेबियस कॉर्पस की बात करी गई थी। तो ये आ गया, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, या फिर प्रेजेंटिंग द बॉडी। मैंडेमस का मतलब होता है यार, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक कोई आप सरकारी अधिकारी को आप बार बार पत्र लिख करके, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आपके घर का मीटर खराब हो गया, आप बार बार जा रहे हैं बिजली घर और आप कह रहे हैं भाई हमारा मीटर बदल लो, हमारे घर में लाइट नहीं आ रही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपने लेटर भी लिखा, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से आपसे पैसा मांगा जा रहा है, वहां कहा जा रहा है 10,000 रुपए दो तो हो पाएगा काम, ये आप घूस देंगे नहीं, आप करप्शन करेंगे नहीं। तो आपने 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आपने किया, फिर उसके बाद आप सीधे कोर्ट चले गए, आपने सारे अपने लेटर दिखाए, देखिए साहब हमने 4 बार ये हमने लेटर लिखे हुए हैं, लेकिन ये सरकारी आदमी अपना काम ही नहीं कर रहा है। तो कोर्ट उसको ऑर्डर इशू करेगी मैंडेमस का कि वी कमांड यू टू गो एंड डू दिस थिंग। तो सुप्रीम कोर्ट से आप सीधे अपना मीटर बदलेगा आपका, सीधे सुप्रीम कोर्ट से, समझ गए? तो ये होता है मैंडेमस की रिट होती है। फिर प्रोहिबिशन की बात करते हैं। प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ पढ़े जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में आपने मान लीजिए कोई पेड़ काट दिया, आपने 10-15 पेड़ काट दिए, वो आप ही की जमीन पर पेड़ थे और आपने उनको काट दिए, आप ही ने लगाए भी थे। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पे किसी ने केस कर दिया आपके ऊपर, अब केस का फैसला हो रहा है, केस चल रहा है, लेकिन आपको अभी तक बुलाया ही नहीं गया उसमें एक बार भी। यार एक बात बताओ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि भाई दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, दोनों पक्षों की तहरीर सुनी जाए, राइट? लेकिन आपको उन्होंने बुलाया ही नहीं, आप देख रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, जज ना पार्शियलिटी कर रहे हैं आपके साथ में, आपको लग रहा है कि यहां पर पूरा जजमेंट, यहां आपको लग रहा है जजेस शायद बिके हुए हैं और वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और अपने उस जो ऑनगोइंग आपके ऊपर केस चल रहा है उस कोर्ट में आप वहां के जज को पूरी स्टोरी सुनाएंगे, और अगर जज कन्विंस होते हैं आपकी स्टोरी से तो वो प्रोहिबिशन की रिट फाइल कर सकते हैं, प्रोहिबिशन की रिट के थ्रू आदेश दे सकते हैं। प्रोहिबिशन की रिट क्या करती है, खास बात सुनना, कीवर्ड क्या है, किसी ऑनगोइंग केस को, ऑनगोइंग इसमें कीवर्ड है कि एक जो केस चल रहा हो लेकिन जो भी अदालत उस केस को सुन रही है वो सही से काम नहीं कर रही, उस केस के ऊपर सही तरीके से एक्ट नहीं कर रही है, तो वो उस अदालत से उस केस को ले लेंगे, तो या तो खुद डील करेंगे या किसी और को दे देंगे, लेकिन अब वो उनकी जिम्मेदारी है उसको कराना, समझ गए? उसको प्रोहिबिशन। और ऐसे ही मान लो ये केस चलते चलते खत्म हो गया, आप वेट कर रहे थे शायद आपको अब बुलाया जाएगा, केस खत्म हो गया,
तो अब क्या करेंगे? लेकिन फैसला तो गलत है ना, क्योंकि आपसे तो बात ही नहीं करी एक बार भी। तो आपके पास क्या पावर है? और उसमें गुनहगार भी, आपको गुनहगार भी बोल दिया गया। तब आप हायर कोर्ट्स में जाकर के सर्शियोरारी, मतलब जब केस ओवर हो जाता है और गलत तरीके से आपको सजा दी गई है, आपको सुना ही नहीं गया है एक बार भी, या कुछ भी आपको लगा है कि जजेस यहां पर करप्शन हुआ है बहुत भयंकर लेवल का, तो आप करप्शन के अपने प्रूफ आप जा करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दिखाओगे आप, और आप उनको प्रूफ दिखाने के बाद बोलोगे जज साहब ये देखिए ये प्रूफ है करप्शन का, और ये देखिए इन्होंने हमको ये सजा दे दी है। तो वो सर्टिफाई करेंगे हायर कोर्ट जो है कि लोअर कोर्ट की सजा को हम निरस्त करते हैं, हम सर्टिफाई करते हैं कि हम ये सजा निरस्त कर रहे हैं, और अब फ्रेश ट्रायल हम देखेंगे, या तो हम करेंगे या हम किसी और कोर्ट को देंगे। तो वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसी को बोलते हैं सर्शियोरारी। तो प्रोहिबिशन ड्यूरिंग द केस, सर्शियोरारी आफ्टर द केस। क्यों वारंटो क्या होता है? क्यों वारंटो का मतलब होता है दोस्त अधिकार परीक्षा। मतलब कैसे भाई? क्यों वारंटो मतलब किस हिसाब से भाई? तो क्यों वारंटो, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, किसी पोस्ट के ऊपर ना, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, उसके प्रिंसिपल का पद जो है वो कायदे से उसका एग्जाम क्वालिफाई करके प्रिंसिपल बनना चाहिए। या किसी सरकारी स्कूल में जो टीचरें हैं, भाई टीचरें सरकारी स्कूल में तो एग्जाम क्लियर करके आती हैं, और वहां पर क्या हुआ, जो लोकल एमएलए है उसने अपने घर की सारी लेडीज को वहां पर प्रिंसिपल, वहां पर टीचर बना रखा है, और आपके लिए वैकेंसी ही नहीं क्रिएट हो पा रही है। तो आप कोर्ट जाएंगे और उस एमएलए पे, उस प्रिंसिपल पे आप सीधे ये वाली रिट इशू करवाएंगे कि आप ये जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं ना, ये आप इलीगली बैठे हैं, आप किस पावर से बैठे हैं। तो अगर कोई भी किसी सरकारी पोजीशन को इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठता है तो उसके लिए ये क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा की रिट डाली जाती है। बोलिए बात समझ आ गई? एग्जैक्टली पूजा खेड़कर वाला केस, क्योंकि वो इलीगली बैठी थी, क्यो वारंटो इलीगली बैठी थी कि आप तो थी ही नहीं फिजिकली डिसेबल्ड, तो फिर आपने कैसे कर दिया? क्यो वारंटो। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो अब देखना, एन अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। आंसर बताओ क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। आंसर क्या आ जाएगा? हेबियस कॉर्पस। फिर कौन सा रिट ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, किसी केस को बोलते हैं लोअर कोर्ट से अगर आपने सही तरीके से वो नहीं कर रहा है तो बोलते हैं कि इसको यहां से हटा करके दूसरी जगह पर ट्रांसफर करो। दोनों में ही ए बी दोनों है, आंसर ये हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा, अगर किसी पब्लिक ऑफिस पे गलत तरीके से कोई बैठा हुआ है तो उसको कौन सी रिट इशू करी जाएगी? किस अधिकार से, है ना, किस अधिकार से, माने क्यों वारंटो, राइट। शाबाश यार, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आपका समय जो है यहां पर, आपकी सभा जो है यहां समाप्त होती है, और आपने पूरा पार्ट 3 भी आपने कर लिया है, बधाई हो। ठीक, कैसा रहा? ऑल गुड। आज 8:30 पे अब हम लोग मिलेंगे आज, और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोग देखेंगे। और अभी अभी ना मेरा एक लेक्चर है 8 बजे यूट्यूब पर, आप लोग भी देखिएगा, आप लोग सभी लोग देखिएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी ना 8 बजे लैब पर मेरा एक लेक्चर है, 8 PM पर मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पर अभी, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको अटेंड करिएगा, छोटा सा आएगा 10-15 मिनट का, आपको दिखेगा वो है पर्टिकुलरली वो स्टेनो के लिए है वो लेक्चर, और उसमें आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली किस एग्जाम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे किसी भी एग्जाम का ना ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। हम लोग ना, मतलब ये बहुत रिसर्च करके बनता है ब्लूप्रिंट। फिर कैसे उस एग्जाम में ये देखा जाता है कि इस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना जरूरी है, इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें मुझे पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें मैं छोड़ सकता हूं, ये सारी चीजें इसमें फिर कवर करी जाती हैं। समझ गए? क्लियर है? क्या बात। हाँ जी सर, अब लगता है कोचिंग से अदर कोचिंग से पहले आपका कोचिंग ज्वाइन किया होता तो पहले तो बहुत एडवांटेज होता। क्या बात है, बढ़िया है, धीमे धीमे आ जाए, कोई बात नहीं यार। हाँ, ओके ओके ओके। नहीं सुकृति यार, टाइम तो यही है, वरना फिर दीक्षा ऐसा ना, कम से कम 10 मॉक को एनालाइज करिए। अभ्यास खत्म होने तक 165, हाँ हो जाएगा। यस 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 यस। प्रियंका 26। ओके ओके। माइंड को काम कैसे रखें? एंजॉय करो यार, थोड़ा सा हंसना गाना रखो करो, दिन में हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कौन से उसके बताइएगा, किस चीज के, किस चीज के? हाँ जी निधि है, यस। एक मेल कर देना प्रथम, जो भी चीज चाहिए हो, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।